Good morning, students. Welcome to Marketing and Human Resource Management. लास्ट लेक्चर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था रिगार्डिंग कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर मैंने आपसे कहा था कि इसमें मार्केटर स्टडी करता है कि कैसे कस्टमर्स गुड्स एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं, बाय करते हैं और यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेसिस पर प्रोड्यूसर या मार्केटर अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करता है। अब मैंने आपको अगर ध्यान में होगा तो स्टार्टिंग में बताया था कि हर मार्केटर को अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि हम सभी लोगों को सब कुछ नहीं बेच सकते। तो हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है, और इसी टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने के हिसाब से हम करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। तो आज के लेक्चर में हम लोग एक और एक क्वेश्चन करेंगे 7.5 मार्क्स का। दैट क्वेश्चन इज व्हाट इज मार्केट सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस और एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कि भाई मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है और इस मार्केट सेगमेंटेशन का इंपॉर्टेंस क्या है या एडवांटेजेस क्या है। कि भाई मार्केटर अगर सेगमेंटेशन करता है तो उसके एडवांटेजेस या बेनिफिट्स क्या है। सो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे कि भाई मार्केट सेगमेंटेशन का मीनिंग और डेफिनेशन क्या है। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि वन कैन नॉट सेल एवरीथिंग टू एवरीवन। हम सभी लोगों को सभी कुछ नहीं बेच सकते। हम टकले को तेल तो बेच सकते हैं मगर कंघी नहीं बेच सकते। क्यों? क्योंकि उसके सर पे तो बाल ही नहीं है, तो सर तेल कैसे बेचेंगे। हम तेल उसको इस उम्मीद में बेच रहे हैं कि सर पर अगर तेल लगाएगा तो बाल आएंगे, लेकिन कंघी क्या बोल के बेचेंगे। So that is why we have to identify our target market. कई साल पहले जब हमने ये कोचिंग क्लासेस स्टार्ट करी, पंकज क्लासेस कॉमर्स, तो हमको भी तय करना पड़ा था कि हमारे पास पढ़ने के लिए कौन से बच्चे आएंगे, क्योंकि हम सभी बच्चों को सब कुछ तो पढ़ा नहीं सकते। कि भाई हम उनको लॉ भी पढ़ा रहे हैं, हम उनको इंजीनियरिंग भी पढ़ा रहे हैं, साइंस भी पढ़ा रहे हैं, कॉमर्स भी पढ़ा रहे हैं, सबको सब कुछ पढ़ाना पॉसिबल नहीं था। तो वी हैड टू आइडेंटिफाई कि हमारा टारगेट मार्केट कौन है। सो हमने क्या किया, ऑल स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्केट है, ऑल स्टूडेंट्स का जो टोटल मार्केट है, इस टोटल मार्केट को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। We divided this total market into small parts. कि भाई कुछ बच्चे हैं वो साइंस पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे हैं जो कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ बच्चे इंजीनियर बनने के हिसाब से इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, कुछ बच्चे जो है एमबीए करना चाहते हैं, कुछ सीए की पढ़ाई करना चाहते हैं, कुछ सीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं। एंड देन देयर आर सम चिल्ड्रन जो प्रोफेशनल कोर्सेज करना चाहते हैं, सच एज बैफ, बीएमएस या बीबीआई। तो हमने इस टोटल मार्केट को यानी कि ऑल स्टूडेंट्स को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। यही लार्ज मार्केट को जब हम छोटे छोटे हिस्सों में सब डिवाइड करते हैं तो देन इट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन बेसिकली क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन रिफर्स टू सब डिवाइडिंग ए लार्जर मार्केट into smaller सब मार्केट्स। एक लार्ज मार्केट को स्मॉलर सब मार्केट्स में डिवाइड करना, एंड दैट इज नोन एज मार्केट सेगमेंटेशन। एक बड़ा सा मार्केट है, क्योंकि हम सभी कस्टमर्स को सब कुछ नहीं बेच सकते।
सो हम क्या करते हैं, टोटल जितने भी कस्टमर्स हैं उस टोटल मार्केट को हम छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं, दैट इज मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन इसीलिए किया जाता है क्योंकि इसकी मदद से हम अपने टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भाई इसमें से मेरा मार्केट कौन सा होगा। मेरा मार्केट होगा कॉमर्स के स्टूडेंट्स का, क्योंकि मेरे पास पंकज क्लासेस कॉमर्स में कॉमर्स के बच्चे आएंगे जिन्हें कॉमर्स के सब्जेक्ट्स की पढ़ाई करनी है। सो इट हेल्प्स यू टू आइडेंटिफाई योर टारगेट मार्केट एंड दैट इज व्हाई वी डू मार्केट सेगमेंटेशन। तो 7.5 मार्क्स के लिए जब आपसे पूछा जाएगा डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन एंड एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस, आप फर्स्ट पॉइंट में मीनिंग लिखेंगे। मीनिंग क्या बताया मैंने आपको, मार्केट सेगमेंटेशन रिफर्स टू सब डिवाइडिंग ए लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर सब मार्केट्स। फर्स्ट पॉइंट मीनिंग, सेकंड पॉइंट डेफिनेशन। अब डेफिनेशन किसने दिया है, सर फिलिप कॉटलर नाम के मार्केटिंग एक्सपर्ट है। फिलिप कॉटलर ने मार्केट सेगमेंटेशन को डिफाइन किया है कि भाई मार्केट सेगमेंटेशन क्या है। मार्केट सेगमेंटेशन एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में मार्केटर क्या करता है, सर इस प्रोसेस में मार्केटर आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है, वो आइडेंटिफाई करता है ग्रुप्स ऑफ बायर्स को। He identifies groups of buyers। ये देखो ये अलग अलग ग्रुप्स ऑफ बायर्स हैं। These are different groups of buyers। अब ये जो ग्रुप्स ऑफ बायर्स हैं इनकी डिफरेंट डिजायर्स है या डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल साइंस वालों की डिजायर या रिक्वायरमेंट अलग होती है। साइंस वालों को क्या चाहिए, सर साइंस वालों को पीसीएमबी चाहिए। पीसीएमबी का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी। ये साइंस वालों की रिक्वायरमेंट है और कॉमर्स वालों की अलग रिक्वायरमेंट है। इस ग्रुप की रिक्वायरमेंट क्या है, सर कॉमर्स वालों को चाहिए अकाउंट्स, कॉमर्स वालों को चाहिए टैक्स, कॉमर्स वालों को चाहिए इकोनॉमिक्स, कॉमर्स वालों को चाहिए एमएचआरएम। सो इट इज आइडेंटिफाइंग, प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायर्स विथ डिफरेंट डिजायर्स और रिक्वायरमेंट्स। ये ग्रुप्स ऑफ बायर्स है जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है और इनकी अलग अलग डिजायर या रिक्वायरमेंट। पहला पॉइंट मीनिंग, वंस अगेन जरा ध्यान देंगे। मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, मार्केट सेगमेंटेशन रिफर्स टू सब डिवाइडिंग ए लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर सब मार्केट्स। दूसरा पॉइंट डेफिनेशन, फिलिप कॉटलर डिफाइंस मार्केट सेगमेंटेशन इज ए प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स ऑफ बायर्स विथ डिफरेंट डिजायर्स और रिक्वायरमेंट्स। ये सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट ऑनवर्ड्स आप अपना इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस स्टार्ट करेंगे कि भाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। कि आज एक मार्केटर जब मार्केट सेगमेंटेशन करता है तो उसका उसे क्या फायदा मिलता है या उसके क्या महत्व है। सबसे पहला है मार्केट अपॉर्चुनिटीज। एक मार्केटर होने के नाते जब मैं मार्केट का सेगमेंटेशन करता हूं तो मार्केट में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी या मौका है उसका मुझे पता चलता है। चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि भाई टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज को कुछ साल पहले अपने बिजनेस का एक्सपांशन करने का उन्होंने तय किया कि भाई हम अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे इनटू ए न्यू लाइन ऑफ बिजनेस। तो कौन सा बिजनेस करेंगे उन्होंने डिसाइड किया, लेट अस गो इनटू द एंटरटेनमेंट बिजनेस। ऐसा टाटा ने डिसाइड किया कि हम एंटरटेनमेंट का बिजनेस। अब एंटरटेनमेंट का मार्केट तो बहुत बड़ा है। इस बड़े से मार्केट को उन्होंने
सेगमेंटेशन किया कि भाई एंटरटेनमेंट में लोग क्या क्या करते हैं। सर एंटरटेनमेंट के लिए लोग मूवीज देखने के लिए जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग एम्यूजमेंट पार्क्स जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग रेडियो या म्यूजिक सुनते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए कई लोग शॉपिंग को भी जाते हैं। सैटरडे संडे आप देखना मॉल्स फुल रहते हैं, बहुत सारे लोग टाइम पास के लिए एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं, दे गो टू शॉपिंग। एंटरटेनमेंट के लिए लोग टेलीविजन भी देखते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए लोग जो हैं एक टूरिस्ट के रूप में रिजॉर्ट्स या होटल्स में घूमने के लिए जाते हैं, एट हिल स्टेशंस और प्लेसेस ऑफ यू कैन से ब्यूटी। तो इस तरह से एंटरटेनमेंट के मार्केट का सेगमेंटेशन किया। सेगमेंटेशन किया तो टाटा कंपनी को समझ में आया कि कस्टमर्स टेलीविजन की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि उस समय में टेलीविजन की सर्विस कौन देता था? केबल ऑपरेटर देता था। अब लोग केबल ऑपरेटर की सर्विस से सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि पैसे भी चार्ज करता था और केबल से जो पिक्चर क्वालिटी आती थी वो इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी, कंप्लेंट्स भी ढंग से वो नहीं सुनता था। So people were not satisfied with the present offering in the market, और यही टाटा कंपनी के लिए बन गया मार्केट अपॉर्चुनिटी। और कंपनी ने स्टार्ट किया टाटा स्काई का बिजनेस, इसको लगा डाला तो लाइव जिंगल आला। सो मार्केट सेगमेंटेशन से मार्केट अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है कि जब आप मार्केट का सेगमेंटेशन करते हो तो आपको वो सेगमेंट पता चलता है जिससे कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लो है, और जहां पर कस्टमर का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन लो है वो मेरे लिए अच्छा मौका है। People were not satisfied with the cable operator, and because people were not satisfied with the cable operator, Tata Sky के लिए एक अच्छा मार्केट अपॉर्चुनिटी। So that is the first advantage कि मार्केट सेगमेंटेशन करने से मुझे मार्केट की अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है वो पता चलती है। नंबर 2 है प्रोडक्ट डेवलपमेंट। जब मैं मार्केट सेगमेंटेशन करता हूं तो प्रोडक्ट को डेवलप करने का मुझे आइडिया आता है। क्यों? क्योंकि जैसा मेरा मार्केट का सेगमेंट होगा उसी की एक्सपेक्टेशन को मैच करते हुए मैं अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा। आज लिवाइस जीन्स ने मार्केट का सेगमेंटेशन एज के आधार पर किया है, और एज के आधार पर सेगमेंटेशन करने के बाद अगर हम देखें तो लिवाइस जीन्स का सेगमेंट कौन सा है? सर, यंग जनरेशन का। तो यंग जनरेशन क्या चाहता है? यंग जनरेशन ट्रेंड वाले कपड़े पहनना चाहता है, ट्रेंडी क्लोथ्स। तो ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए, ट्रेंड को मैच करते हुए वो कपड़े को डिजाइन करता है। सो मार्केटर अपने प्रोडक्ट को डेवलप कर सकता है टू मैच द एक्सपेक्टेशन ऑफ द टारगेट मार्केट, कि भाई जैसा मेरा सेगमेंट होगा उसी को मैच करने के हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करूंगा। नंबर 3 है प्रमोशनल मिक्स। सी, प्रमोशन हम करते हैं सेल्स को बढ़ाने के लिए, दैट इज टू इंक्रीज द सेल्स। इसमें मैं पब्लिसिटी करता हूँ, एडवर्टाइजमेंट करता हूँ, इसके अलावा डिस्काउंट है, फ्री सैंपल्स है, ये सारी चीजें सेल्स को बढ़ाने के लिए किया जाता है, सेल्समैनशिप का सहारा लिया जाता है। अब जैसा मेरा सेगमेंट होगा उसी के हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट का प्रमोशन करूंगा। जैसा सेगमेंट, एक सिंपल सा एग्जांपल है कि भाई मान लो मेरा
मार्केट सेगमेंट मिडिल इनकम ग्रुप है, तो मिडिल इनकम ग्रुप के कस्टमर को अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए मैं उनको डिस्काउंट ऑफर करूंगा, मैं उनको फ्री सैंपल्स या फ्री गिफ्ट्स दूंगा, क्योंकि मिडिल इनकम वाले जो हैं वो इन सारी चीजों से अट्रैक्ट होते हैं। सो जैसा मेरा सेगमेंट होगा उस सेगमेंट के हिसाब से मैं अपना प्रमोशन करता हूं। कि मिडिल इनकम वाले हैं तो प्रमोशन करने के लिए मैं उनको डिस्काउंट ऑफर करूंगा। नंबर 4 है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। सी अलग अलग मार्केट सेगमेंट का प्राइस के बारे में अलग अलग परसेप्शन होता है। सी अगर अपर इनकम ग्रुप वाले हैं तो उनका प्राइस के बारे में अलग सोच या परसेप्शन होता है, और मिडिल इनकम वाले हैं तो उनके लिए प्राइस का अलग परसेप्शन या सोच होता है। अब जैसा मेरा मार्केट सेगमेंट होगा उसके हिसाब से मैं अपने प्रोडक्ट का प्राइसिंग करूंगा। फॉर एग्जाम्पल लग्जरी कार बनाने वाले अपने कार का प्रीमियम प्राइस चार्ज करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका सेगमेंट अपर इनकम वाला या रिच कस्टमर्स का है। आज रोल्स रॉयस अपनी सबसे सस्ती गाड़ी 1.25 करोड़ रुपए में बेचता है, 1.25 करोड़। प्रीमियम प्राइस रखा है। क्यों प्रीमियम प्राइस रखा है? क्योंकि उसका कस्टमर का प्राइस का परसेप्शन अलग है। उसके कस्टमर को लग्जरी चाहिए, इसलिए प्रीमियम प्राइस चार्ज करता है। लेकिन अगर मिडिल इनकम या लोअर इनकम वाले हैं तो फिर आपको वैल्यू प्राइसिंग रखना होगा। वैल्यू प्राइसिंग किसे कहते हैं सर? वैल्यू प्राइसिंग पार्ले जी बिस्किट आज भी 5 रुपए का पैकेट आता है। क्यों? क्योंकि पार्ले जी खरीदने वाला लोअर इनकम या मिडिल इनकम वाला है, उसको आपको वैल्यू प्राइसिंग देना होगा। आप पार्ले जी की बिस्किट के लिए 20 रुपए या 25 रुपए चार्ज नहीं कर सकते, लोग नहीं खरीदेंगे। सो जैसा मेरा सेगमेंट होगा, अगर रिच कस्टमर है तो प्रीमियम प्राइस चार्ज करूंगा, और अगर लोअर या मिडिल इनकम वाला है तो वैल्यू प्राइसिंग। सो इट हेल्प्स मी टू फिक्स द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। नंबर 5 जो है दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी। सी अलग अलग मार्केट सेगमेंट के लिए आपको अलग अलग स्ट्रैटेजी डिजाइन करनी पड़ेगी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। क्यों? क्योंकि अलग अलग सेगमेंट की डिस्ट्रीब्यूशन की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग होती है। आप सभी सेगमेंट को सेम तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। सेम डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द कस्टमर्स। यानी अगर आप कोई कॉस्टली प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हो और ये कॉस्टली प्रोडक्ट आपने रिच कस्टमर के लिए डिजाइन किया है, तो फिर आप इसे हर दुकान के जरिए डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। इसके लिए आप एक्सक्लूसिव शोरूम्स ओपन करोगे, और ये एक्सक्लूसिव शोरूम्स जो हैं एकदम हाई क्लास एरियाज में ही रखोगे। अमूल का आइसक्रीम पार्लर आप देखिए हर जगह पर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि अमूल आइसक्रीम मिडिल इनकम और लोअर इनकम के लिए है, तो उसका स्टोर हर जगह पे है। लेकिन बास्किन रॉबिन्स या नेचुरल्स आइसक्रीम है, कॉस्टली है, अमीर लोगों के लिए है, तो आपको ये नेचुरल्स आइसक्रीम के पार्लर हर जगह नहीं मिलेंगे। सिर्फ अप मार्केट एरियाज में, यानी कि एकदम जो पॉश लोकेलिटीज है वहां पर ही इनके लिमिटेड स्टोर्स होते हैं। सो जैसा आपका सेगमेंट, उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रैटेजी रखेंगे। उसके बाद में आता है मीडिया सिलेक्शन। जैसा मेरा मार्केट सेगमेंट होगा उसके हिसाब से मैं मीडिया को सिलेक्ट करूंगा फॉर द प्रमोशन ऑफ माय प्रोडक्ट। आज अगर मेरा मार्केट सेगमेंट बच्चों का है तो न्यूज़पेपर में ऐड करने का कोई मतलब नहीं आता है, टेलीविजन का इस्तेमाल करूंगा, और टेलीविजन में भी कार्टून जिन चैनल्स पर आता है वहां पर एडवर्टाइजमेंट करूंगा। सो जैसा मेरा सेगमेंट होगा उसके हिसाब से मैं मीडिया को सिलेक्ट करता हूं
एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, और मैं तय करता हूं कि कौन से मीडिया पर मुझे कितने पैसे खर्च करने हैं अकॉर्डिंग टू द मार्केट सेगमेंट, दैट इज मीडिया सिलेक्शन। नंबर 7 आता है टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। सी, अगर आप अपने मार्केटिंग के एफर्ट्स सही टाइम पर करेंगे तो ही आपको बेस्ट रिस्पॉन्स मिलेगा। मार्केट सेगमेंटेशन करने की वजह से क्या फायदा होता है कि मुझे अपने मार्केटिंग एफर्ट्स का सही टाइमिंग क्या होना चाहिए वो पता चल जाता है। आपको एकदम सिंपल और बेस्ट एग्जांपल देता हूं। सलमान खान अपनी मूवी हमेशा ईद पे रिलीज करता है, हमेशा अपनी मूवी ईद के ऊपर रिलीज करता है। क्यों? क्योंकि ईद के ऊपर उसको मिलेगा पीक रिस्पॉन्स। क्या मिलेगा? पीक रिस्पॉन्स। कि अगर सही टाइम पर हम अपने मार्केटिंग एफर्ट्स करें तो हमको बेस्ट रिस्पॉन्स मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कंपनी प्रोडक्ट्स जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बेच रही है, क्रिश्चियंस के लिए क्रिसमस के टाइम पे अपने मार्केटिंग एफर्ट्स कर सकती है, मुस्लिम्स के लिए ईद के टाइम पे मार्केटिंग एफर्ट्स कर सकती है, हिंदूज के लिए दिवाली के टाइम पर अपने मार्केटिंग एफर्ट्स कर सकती है। सो दैट इज टाइमिंग ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स, कि भाई जैसा मेरा सेगमेंट होगा उस सेगमेंट के हिसाब से मैं अपने मार्केटिंग एफर्ट्स करूंगा। नंबर 8 आता है यूज ऑफ रिसोर्सेज। सी, मैं अगर अपने मार्केटिंग के प्रोग्राम को प्रॉपरली डिजाइन करता हूं तो इसकी वजह से मैं अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूज कर पाऊंगा। अगर मैं अपने मार्केटिंग के प्रोग्राम को प्रॉपरली डिजाइन करूं तो चाहे मेरे फिजिकल रिसोर्सेज हो, चाहे मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, चाहे मेरे मैन पावर रिसोर्सेज हो, आई विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ बेस्ट यूज ऑफ दीज रिसोर्सेज। कौन से रिसोर्सेज बताए मैंने बताया फिजिकल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज एज वेल एज मैन पावर रिसोर्सेज। बट उसके लिए क्या करना होगा? अपने मार्केटिंग के अपने मार्केटिंग के प्रोग्राम को प्रॉपरली डिजाइन करना होगा। पॉइंट नंबर 9 इज बेटर सर्विस टू कस्टमर। पंकज क्लासेस कॉमर्स अपना पूरा फोकस कॉमर्स के स्टूडेंट पर लगाता है। जाहिर बात है, जब हम अपनी पूरी ताकत एक पर्टिकुलर टारगेट मार्केट के ऊपर ही फोकस करते हैं तो हम उनको ज्यादा बेहतर सर्विस दे पाते हैं। दैट मीन्स वी आर एबल टू पुट आवर मैक्सिमम एफर्ट्स ऑन ए पर्टिकुलर मार्केट ओनली। सबकी तरफ ध्यान देने की बजाय हम एक टारगेट मार्केट पर ही अपना पूरा फोकस रखते हैं, जिसकी वजह से हम उनको ज्यादा बेटर सर्विस दे पाते हैं। एंड द लास्ट इज कस्टमर लॉयल्टी। कस्टमर लॉयल्टी मैं आपको याद करा दूं, कस्टमर लॉयल्टी का मतलब होता है रिपीट परचेज करना बाय लॉयल कस्टमर, और दूसरों को भी सलाह देना टू परचेज द सेम गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि मैं खुद तो बार बार खरीदूंगा, दूसरों को भी सलाह दूंगा, दैट इज लॉयल्टी। इस लॉयल्टी की वजह क्या है? इस लॉयल्टी की वजह यह है कि मैंने अपना प्रोडक्ट अपने सेगमेंट के हिसाब से डिजाइन किया है। प्रोडक्ट के साथ साथ मैंने उसका प्राइसिंग भी सेगमेंट के हिसाब से रखा है, मैं उसका प्रमोशन भी सेगमेंट के हिसाब से करता हूं, मैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी सेगमेंट के हिसाब से करता हूं। आज हमने अपना ऑल सब्जेक्ट्स का पैकेज प्रोडक्ट के रूप में डिजाइन किया है। इस ऑल सब्जेक्ट की फीस भी हमने रीजनेबल रखी है, यानी कि हमने उसका प्रॉपर प्राइसिंग किया है। साथ साथ में हम इसका प्रमोशन सही तरीके से करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करूं तो ये पहुंचाने के लिए हमारे पास स्टेशन के पास एक ब्रांच है और एक ब्रांच हमारे पास मेघवाड़ी में है, यानी कि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ताकि बच्चों तक
क्लासेस की स्टडीज को पहुंचाया जा सके। सो दैट इज व्हाई, क्योंकि हमारा पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपने सेगमेंट के हिसाब से है, एंड दैट इज व्हाई देयर इज कस्टमर लॉयल्टी। ओके, आज का लेक्चर यहां पर स्टॉप करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।